नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फुल एंड फाइनल में हम आज कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात चीन को लेकर हम चर्चा करेंगे बॉर्डर पर, लेकिन एक और बड़ी खबर हमारे सामने आई है। वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। बॉर्डर पर सुरंग की खबर लीक होने से पाकिस्तान में हड़कंप है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान में ब्रिगेडियर अजहर सिंधु का कोर्ट मार्शल हो गया है। अजहर सिंधु पर सुरंग की खबर लीक करने का शक है। इंजीनियरिंग कोर के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जाफर का रावलपिंडी तबादला हुआ है, तो कई लोगों का तबादला किया है, कुछ को बर्खास्त किया है। ब्रिगेडियर जाफर पर ब्रिगेडियर अजहर का साथ देने का आरोप है, तो इन दोनों पर कार्रवाई की गई है। एक का तबादला किया गया है, अजहर सिंधु का कोर्ट मार्शल किया गया है, ब्रिगेडियर अजहर सिंधु का। और ये देखिए, ये सुरंग बनाने का जो मामला है वो लीक होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। बॉर्डर पर सुरंग की खबर लीक होने से पाकिस्तान में हड़कंप है और इसकी वजह से बड़ी कार्रवाई भी की गई है। ब्रिगेडियर स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान में ब्रिगेडियर जाफर पर भी कार्रवाई की गई है और सिंधु पर भी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं कासवर कलासरा, उनसे जानकारी लेते हैं। कासवर, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन ये भी क्या दिखावे के लिए ही है कि ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? सुमेरा, वाकई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दिखावे की कार्रवाई नहीं है और पाकिस्तान मीन इट। अगर आप देखें जनरल बाजवा का दौर, तो इनके दौर में ये जो एक्सटेंशन के बाद वाला दौर है, तो उसमें बहुत बेहतरीन किस्म की इन्होंने कार्रवाइयां की हैं फौज के अंदर। अब जाहिर है कि जो मीडिया को लीक नहीं करते, सोर्सेज के थ्रू हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो इन्होंने बड़े बेहतरीन सिस्टम उठाए हैं और फौज के अंदर जो इस किस्म की इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है मीडिया को, तो उसके ऊपर वो करने के लिए, कदगन लगाने के लिए इस किस्म के ढेर सारे उन्होंने किए हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने इदराक नहीं है, उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया। जाहिर है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन सुमेरा ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है और जनरल बाजवा मीन्स है। जी हाँ, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो खबर सामने आई है इसका दरअसल क्या इम्पैक्ट है? सुमेरा जी, अगर आप देखें कि किस तरीके से अभी जो जिस प्रकार तकरीबन यूरोपियन यूनियन, मलेशिया, ब्राज़ील के जो डिप्लोमेट्स गए कश्मीर घाटी में और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और उनको ब्रीफिंग भी किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होते थे उनके ऊपर ज़बरदस्त अंकुश लगाया गया है। लेकिन पाकिस्तान अब टनल्स का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान छोटे छोटे बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है एमुनेशन आदमियों को भेजने के लिए। तो इस तरह की खबरें जो लगती हैं, पाकिस्तान को शक होता है कि कौन है जो वहां से कोई खबर तो नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे पता चल रहा है हिंदुस्तान को कि यहां से एक टनल है, वहां कि इस तरीके से लोग आ रहे हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के बीच में खलबली मच गई होगी कि उनके बीच में कोई मैसेज या कोई इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट तो नहीं दे रहा है। लेकिन ये जितनी भी इनपुट हिंदुस्तान को खबर होती है, ये सब मालूम होता है हम लोगों को ये कहां पे हो रहा है। वक्त लगता है हमें पता करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी देर में खबर लगती है। यही कारण होगा कि पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी, खलबली मची है और इस वजह से कार्रवाई की जा रही है बड़े स्तर पर पाकिस्तान में सेना के भीतर। हमारे साथ बाकी मेहमान भी सभी बने हुए हैं, एक बार उन सभी मेहमानों का भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत सरीन, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आरजू कासमी मौजूद हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका। कासवर कलासरा हमारे साथ मौजूद ही हैं। इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ दिल्ली से, और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबके पास जाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन सुशांत सरीन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आना और फिर पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई सेना के भीतर बड़े अधिकारियों पर करना, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान में सेना के बड़े अधिकारियों के ऊपर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई और आज से चंद महीने पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल और एक और अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ था। एक को फांसी की सजा हुई थी, एक को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो और उसके ऊपर भी जासूसी का आरोप था, लेकिन उस केस में अमेरिका के ऊपर जासूसी का आरोप था। देखिए, अब मेरे पास पूरी इत्तलात तो नहीं है कि ये जो दो अफसर जिनका आप बता रही हैं, जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, एग्जैक्टली उसके सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। लेकिन अगर भारत की खुफिया एजेंसियों की कोई रसाई थी इनकी तरफ और ये भारत को कोई खुफिया खबर जाने या अनजाने में दे रहे थे,
तो मेरे ख्याल हमको तो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम पाकिस्तान फौज के अंदर इतने सीनियर लेवल पर सेंध लगा पाए हैं। हमारे कुछ पूर्व अधिकारी हरदम ये कहते थे कि भाई हमारी पाकिस्तान फौज के अंदर रसाई नहीं है, और अगर भारत की इस तरीके की रसाई हो गई है तो मेरे ख्याल ये तो पाकिस्तान के लिए काफी चिंता की बात होगी और फौज के अंदर खलबली मचेगी। लेकिन शायद इसमें अफसाना ज्यादा है, सच्चाई कम। सच्चाई शायद वही है जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि हमारे अपने भी जरिए होते हैं अपनी सरहद के अपनी तरफ, जिससे हमारे को कई बारी मालूम पड़ जाता है कि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए आतंकवाद की जो टैक्टिक्स होते हैं ये दुनिया भर में एक आतंकी गुट और पाकिस्तान की फौज क्योंकि आतंकी गुटों के साथ मिलकर काम करती है, तो पाकिस्तान की फौज भी अब दूसरे आतंकी गुटों से दुनिया भर में वो सीखते हैं। टनल्स बनाना हमास ने बड़ा एक पुख्ता तौर पर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। ड्रोन्स का इस्तेमाल आईएस और इस तरीके के दहशतगर्द ग्रुपों ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, बात समझ में आती है। और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अब कर रहा है, वहां से सीख रहे हैं। रहना चाहिए कि दुनिया के बाकी कोनों में दहशतगर्दी के क्या हो रहा है। ठीक है सुशांत जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो टनल मिला है जिसकी जानकारी सामने आई और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है इस पर हमारे साथ सुमित मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ आरजू मौजूद है, एक और बड़ी खबर भी बताएंगे जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। पहले लेकिन सुमित से इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कुलकर्णी जी ने कहा, सरीन जी ने कहा कि दरअसल क्या है पूरा मामला, क्या है पाकिस्तान में आरोप उन अधिकारियों पर जिन पर कार्रवाई की गई है। देखिए निश्चित तौर पर सुमेरा, आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान के कई अफसरों पर इसी तरीके के आरोप लगे थे। 2019 में अगर आपको याद होगा कि दो साल पहले एक ब्रिगेडियर को, वसीम अकरम को, वसीम खान शायद उनका नाम था, उन ब्रिगेडियर का उनको सजा सुनाई गई थी इसी तरीके से CIA के लिए स्पाइंग करने के लिए। और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ना सिर्फ कई एजेंसी CIA हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनके स्पाइंग के तौर पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बारे मैटर के बाद दोबारा से पाकिस्तान आर्मी के खुद के अंदर किस तरीके का माहौल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उन पे लग चुका है। जी हाँ, एक बड़ा सवाल लगा है पाकिस्तान की सेना पर, वो लगता रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश की जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर में घुसे हैं 40 आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। POK में तहरीक-ए-लब्बैक के आतंकी कैंप हैं और आतंकियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। तहरीक-ए-लब्बैक ट्रेनिंग दे रहा है। बलोच नेता अमजद अयूब मिर्जा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे तहरीक-ए-लब्बैक एक संगठन है जिसका POK में कैंप है और वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और 40 आतंकी हैं जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश है, ये जानकारी दी है और ये भी बताया कि 40 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ भी कर लिया है। हमारे साथ इरफान मौजूद है। इरफान, ये जो जानकारी मिल रही है लश्कर-ए-लब्बैक के बारे में, ये अलग अलग संगठन समय समय पर उठ खड़े होते हैं अलग अलग नामों से, लेकिन क्या 40 आतंकियों ने घुसपैठ की है? क्योंकि इतनी बड़ी घुसपैठ होना बड़ी बात है। लगातार भारत की तरफ से कोशिश ये है कि घुसपैठ को रोका जाए। देखिए सुमेरा, मैं कहूं आपको कि जिस तरह ये तहरीक-ए-लब्बैक की बात करें, TRF की बात करें या अलग अलग जो संगठन सामने आ रहे हैं, ये सब संगठन या तो लश्कर या हिज़्ब के एक्सटेंशन संगठन है। ये कहीं ना कहीं कवर अप में काम करने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मिलिटेंट संगठन के नाम रखे जाते हैं। आपने देखा होगा सोनवार में जो हमला हुआ, कल जो बागात में हमला हुआ, दोनों में अलग अलग संगठन के नाम सामने आए। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP ने इस पूरे हमले की पुष्टि करते हुए जानकारी दी तो लश्कर और हिज़्ब का ही नाम सामने आया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आप तहरीक-ए-लब्बैक की आप बात कर रहे हैं, अब बर्फबारी का मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगा है, ट्रैक्स खुलने लगे हैं, तो जो घुसपैठ के प्रयास है वो बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह लगातार लॉन्च पैड्स पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंट्स लगातार प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार घुसपैठ करें, बर्फबारी के चलते ये नामुमकिन हुआ था और अब ट्रैक्स जो खुलने लगे हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव होंगे और ये कोशिश फिर की जाएगी क्योंकि ये कोशिश रुकी नहीं है। हमारे साथ आरजू काज़मी बनी में लगातार। आरजू, एक तरफ सुरंग की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हो गया है, दूसरी तरफ POK में जो टेरर कैंप है वो उसी तरह मौजूद हैं। पाकिस्तान कभी इन हरकतों से, इस तरह के काम से बाज नहीं आएगा क्या? तो मैंने देखिए, अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा होता तो जैसे पहले आपको केशवर ने बताया है
जो एक्शन लिया गया है यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ जो ये सुरंग का काम कर रहे थे या टनल में किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो ना हुआ होता। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बहुत सीरियसली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। और जनरल बाजवा आरजू कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि वो खबर लीक हो गई है। कार्रवाई इसलिए की गई है, ये बताया जा रहा है कि वहां से जानकारी निकलकर बाहर आ गई, सबको पता लग गया कि सुरंग बनाई जा रही है, इस वजह से नहीं कि सुरंग बना रहे थे या उसमें मददगार थे। नहीं, अब वो तो खैर आपका अपना है कि आप उसको किस तरीके से लेती हैं, आप किस तरीके से आप उसको समझती हैं, क्योंकि इंडिया में तो यही कहा जाएगा ना कि ये पकड़े गए हैं या ये बहुत बना रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा जो हैं वो इतने बेखबर होंगे या उनको इतना ये एहसास नहीं होगा कि इंडिया के साथ हमने टर्म्स को ठीक करना है और मजीद खराबी की तरफ लेके नहीं जाना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस तरह की चीज़ें दोनों देशों में हमेशा होती रही हैं और आगे भी मुझे लगता है कि होती रहेंगी, क्योंकि इस तरह के लोग तो दोनों जगह हैं। आपके यहाँ भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, तभी तो वहां तक पहुंच पाए। आरजू, और देखिए ऐसी टनल्स जम्मू में पाई गई हैं लगातार, जहां से स्मगलिंग कराने की कोशिश होती है, जहां से हथियार भेजने की कोशिश की जाती है। जनरल कुलकर्णी, ये जो आरजू की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की जानते बूझते उनकी नॉलेज में होता है ये सब कुछ। सुमेरा जी, आरजू अब क्या कह सकती है? वो अपने देश के बारे में, अपने देश के डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, पर वो अपने दिल में जरूर जानती हैं कि पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान के द्वारा ही पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है। अब लश्कर तायबा हो या रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सब उसके फ्रंट्स हैं। अब यही नहीं, अल बदर जो है, जो बिल्कुल डिफंक्ट फ्रंट था, उसको भी एक तरीके से चीन की मदद से उसको भी मदद दी जा रही है और दोबारा उभारा जा रहा है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान इस तरीके से हरकत कर रहा है, और पाकिस्तान इसलिए कर रहा है और चीन के दबाव में कर रहा है, चीन के इशारों पे कर रहा है, चीन के पैसे पे देने पे कर रहा है। क्यों? अब चीन को लगता है, दरअसल ये है वजह, ये आपके लिए क्या स्वीकार करना मुश्किल है? नहीं, ये स्वीकार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बात यही है ना कि आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना। मैं तो यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह कोई चीज भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो ऐसा कुछ करे। बाकी जो इस तरह के लोग होते हैं जो दोनों तरफ हैं, जो चाहते ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान सुकून से रहे, वो तो ये सारा कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे। अब सिर्फ इससे बचना है आपको भी और हमें भी। इस चीज को लेके आप दोनों तरफ की जो आर्मी है उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते कि 2-4 लोग जो कर रहे थे वो पकड़े भी गए हैं और उनके ऊपर एक्शन भी हुआ है, या तो पाकिस्तान एक्शन ना करता। लेकिन आरजू ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना की पुष्टपनाही के साथ होता है ये सब कुछ। एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में पुलिस पर हमला करने वाले आतंकी की तलाश तेज हो गई है। 26 घंटे में आतंकी की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अब इस आतंकी की तलाश लगातार जारी है। पिछले 26 घंटे से धरपकड़ के लिए ऑपरेशन को जारी रखा गया है और जो तलाश है उसे और तेज कर दिया गया है। 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। ये जो वीडियो था वो दुनिया के सामने आया, किस तरह से पीठ पर गोली चलाई और फिर वहां से भाग खड़ा हुआ ये आतंकी। अब इस आतंकी की लगातार तलाश की जा रही है और तेज कर दी गई है तलाश इस आतंकी की। इरफान, आतंकी की जो तलाश है वो की जा रही है, कितना बड़ा इलाका है जहां पर तलाश की जा रही है और क्या कोई और जानकारी हासिल हो पाई है इस आतंकी के बारे में अभी तक? देखिए सुमेरा, इस हमले के तुरंत बाद ही कल ही पुष्टि हुई थी कि जो ये हमला है 2 मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया है, जिसमें एक लोकल मिलिटेंट इसी बरजुला बागात इलाके का साकिब मंजूर को आइडेंटिफाई किया गया। दूसरा मिलिटेंट आईजीपी के मुताबिक पाकिस्तानी उसके साथ था और इन दोनों ने यह हमला जो है प्लान किया है। जबकि उनके साथ जो लोकल स्थानीय मिलिटेंट था उसने पूरे इलाके की रैकी की थी, उसे पूरे इलाके की जानकारी थी। तो यह हमला जो है बहुत सोच समझकर घात लगाकर इन पुलिस के जवानों पर किया गया है। और इस पूरे इलाके में फिर उसके बाद हालांकि बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ देर बाद जो बाहर वाला जो कॉर्डन था वो हटाया गया। लेकिन अब पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, वहां पर जहां जहां सीसीटीवी फुटेज है उन्हें एक बार देखा जा रहा है और उसके बाद पूछताछ की जा रही है कई संदिग्ध लोगों से। यानी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, यानी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, जहां पर भी होगा ढूंढ कर निकाला जाएगा और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, पाकिस्तान को सता रहा है एयर स्ट्राइक का खौफ। पाकिस्तान ने एयरफोर्स को 28 फरवरी तक स्टैंड बाय पर रखा है। कराची में पाकिस्तान ने तैनात किए हैं अपने फाइटर जेट भी। अरब सागर में पाकिस्तान की नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है।
रही है तो पाकिस्तान में एक तरह का खौफ है लगातार एयर स्ट्राइक को लेकर। मनीष, ये जो खौफ है पाकिस्तान में ये काफी ज्यादा है, जिस तरह से स्टैंड बाय पर उन्होंने अपनी एयरफोर्स को रखा है, नेवी एक्सरसाइज कर रही है, इस खौफ की बड़ी वजह क्या है? देखिए सुमेरा, वो कहते हैं हिंदी में कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है या फिर इस तरह का वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है दुनिया भर में कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। आए दिनों आप देखते हैं कि कराची की बत्ती गुल कर दी जाती है, रात में फाइटर जेट उड़ते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की स्थिति में है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कोई तात्कालिक कारण नहीं है जहां पर कि भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करे। हमारे पास एयर स्ट्राइक की क्षमता है, लेकिन ये हम तब करते हैं जब हम पुलवामा अटैक का बदला ले रहे होते हैं, जब हम उरी हमले का बदला ले रहे होते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये इसलिए करते हैं ताकि आप दुनिया का ध्यान भटका सके और बता सके कि देखिए हम पर कभी भी हमला हो सकता है, हमारी आप मदद करिए। ये बड़ी बात है मनीष, और इस पर मैं सुशांत सरीन जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुशांत सरीन जी, पाकिस्तान जो ये बार बार बताने की कोशिश करता है, भारत ने जब एयर स्ट्राइक की तो भारत के पास वजह थी वो एयर स्ट्राइक करने की, और बहुत पुख्ता वजह थी, दुनिया को बताया भी हमने कि हमने क्यों किया ऐसा। लेकिन पाकिस्तान जो ये अब एक लगातार हवा बनाने की कोशिश करता है कि देखिए हिंदुस्तान हम पर हमला कर देगा, इससे वो क्या दरअसल हासिल करना चाहता है और क्या वो हासिल कर पा रहा है? नहीं, हासिल तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मनीष की बात ठीक है। ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में, और खासतौर अमेरिका के कि भाई देखिए भारत से हमारे को बड़ा शदीद खतरा है और भारत में जो सरकार है वो कभी भी हमारे ऊपर यलगार कर सकती है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ये एक्चुअली इनका 20-25 साल पुराना एक पैंतरा है जो ये रूटीनली बेचते रहते हैं अमेरिकियों को, और कई बार अमेरिकी थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं इसको, पैंतरे को, कई बार नहीं खरीदते। तो लेकिन आजकल दोबारा से चूरन बेचने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसका एक दूसरी तरफ उसका जो पहलू बनता है वो ये है कि पाकिस्तान अगर सचमुच में अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उसको इस तरीके से स्टैंड बाय पे रख रहा है, और शायद ये जनरल कुलकर्णी आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से स्टैंड बाय पे रखता है तो ये बहुत महंगा काम है। आप सारा टाइम अगर अपने फोर्सेस को ऐसे स्टैंड बाय पे रखेंगे तो ये एक तरीके से फटीग भी आता है इससे, और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अपने जो सारा एयरफोर्स है वो बिल्कुल इस रेडीनेस लेवल पे रहे कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो अगर ये इस तरीके की बेवकूफी करना चाहते हैं थोड़ा चूरन बेचने के लिए, उसका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सामरिक जो अलाइनमेंट्स बन रही हैं दुनिया भर में, उसमें पाकिस्तान उस अलाइनमेंट में फिट इन हो नहीं रहा, और वो बड़ी पाकिस्तान की शायद सरीन साहब, पाकिस्तान की कोशिश यही है कि मैं किसी तरह से फिट इन हो जाऊं, भले ही मुझे उसके लिए ये खर्चा भी उठाना पड़ जाए, जो वो इस वक्त ये चूरन जो आप बता रहे हैं चूरन दुनिया में बेचने के लिए एक बार फिर से वो खर्चा उठा रहा है कि स्टैंड बाय पर उसने अपनी एयरफोर्स को रखा है। कुलकर्णी जी, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कासवर से पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कासवर, ये जो पाकिस्तान में खौफ की बात हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि उनकी एयरफोर्स स्टैंड बाय पर है, नेवी एक्सरसाइज कर रही है, ये इस तरह की खर्चा क्या अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, जिस तरह की हालत में पाकिस्तान है दुनिया में बस अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए? सुमेरा, अगर बात करें पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्टैंड बाय होने की और इसका खर्चा उठाने की, तो उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये वाहिद ही तो इदारा है पाकिस्तान में जो कि मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म है और इसको किसी किस्म के कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, ये अपने खर्चे खुद भी उठा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जब भी बजट ये लोग अनाउंस करते हैं तो सबसे बड़े मिलिट्री का एक होता है, तो उसके बाद कहीं से कोई अगर कट भी लगाना पड़े तो पाकिस्तान इसको लगा देता है दूसरे डिपार्टमेंट से। तो ये एक और रियलिटी है, लेकिन ये खौफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो इस वक्त नेवी है वो एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस थर में एक्सरसाइज कर रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से अटैक का हमेशा से रहता है, एक खतरा रहता है। जिस तरह पहले इनपुट हम भी डिस्कस करते रहे, इनपुट आते रहे कि इंडिया की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है, और इस वक्त एयर स्ट्राइक किसी जंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के एक बड़े शहर में हो सकती है। तो उसके बाद चीजें ही एक सारी की सारी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और पाकिस्तान पिछले 1.5 महीने से उसके ऊपर स्टैंड बाय है, तो ये उठा रहे हैं। लेकिन ये तो आप खौफ कहें जो भी कहें,
लेकिन ये खौफ हाई क्यों है, ये खौफ हाई क्यों है, इस पर और बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं, एक और बड़ी खबर। चीन के साथ 10वें दौर की जो वार्ता है वो हो रही है, मोल्डो एरिया में हो रही है ये 10वें दौर की वार्ता। पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद ये पहली बैठक है, क्योंकि ये बैठक होनी थी, डिसएंगेजमेंट के बाद निर्धारित की गई थी, वो है ये 10वें दौर की बैठक। चीन के साथ बाकी विवादित इलाकों पर बातचीत होगी, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग पर भी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं। सुमित, बाकी विवादित इलाकों पर अब डिसएंगेजमेंट के बाद चर्चा होनी है, तो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया थी, जो होनी थी फर्स्ट फेज में, वो पूरी होने के बाद जो बातचीत हो रही है, इससे अब आगे की क्या दिशा है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पैंगोंगसो पे साउथ और नॉर्थ पे डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। अब ये देखना था कि डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट पे डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। क्या प्रोटोकॉल्स वही रहेंगे जो नॉर्थ और साउथ पैंगोंगसो पे रहे, यानी नो मैंस लैंड किया जाए और दूसरी तरफ से पेट्रोलिंग पूरी तरीके से बंद की जाए। सुमेरा, अगर ईस्टर्न लद्दाख के सारे पॉइंट्स को अगर आप देखें तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो सबसे ज्यादा क्लैश का पॉइंट बन रहे थे वो थे जो आपका नॉर्थ पैंगोंगसो, साउथ पैंगोंगसो यानी चुशुल का इलाका। लेकिन डेप्सांग जो है वो 2020 के अप्रैल से पहले है और आप ये मान के चलिए कि यहां पर चीन ने हमारी सारी पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो चोक कर दिए थे या फिर रोक दिया था। अब ये देखना होगा कि क्या चीन की सेना पीछे जाती है, वही प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, या फिर दोनों आपसी किस सहमति पे बनते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुमित, ये देखना होगा कि जो डिसएंगेजमेंट अभी हुआ है उसके तहत ही आगे बढ़ेंगे इन इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट के लिए, या फिर इसके लिए और बातचीत होगी आगे, या इस दौर में कोई निर्धारित किया जाएगा तरीका कि उस तरह से डिसएंगेजमेंट होना है। आइए अपने दर्शकों को भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि दरअसल किन इलाकों पर बात हो रही है। अब डिसएंगेजमेंट जो होना था जिन इलाकों का, वो हो गया है पूरा फर्स्ट फेज का, लेकिन अभी जो बात अटकी हुई है और जिन इलाकों पर अब बात हो रही है वो हम आपको आइए इस ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल यहां डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। जो ये इलाका आपको दिख रहा है पैंगोंग लेक के आसपास का इलाका, यहां जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरा हो चुका है। इस इलाके में जो आपको ये लाल इलाका, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, यहां पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। लेकिन इसके बाद अब जो बातचीत है, जो ये 10वें दौर की बातचीत हो रही है, अब इसमें बात उन्हें अब आगे की करनी है, यानी इसके आगे का जो इलाका है, जहां पर देखिए अगली जो जगह है वो हम आपको दिखाते हैं, वो जगहें जहां पर अब बात होनी है। डेप्सांग दरअसल लद्दाख का एकमात्र इलाका जहां जमीन समतल है, ये बहुत अहम इलाका है डेप्सांग का, जहां समतल जमीन है लद्दाख का, ये वो एक इलाका है। और इस इलाके में जैसा कि सुमित भी हमें अभी बता रहे थे कि जो भारत के पेट्रोलिंग पार्टीज जहां तक जाती थी, उन इलाकों को पूरी तरह से चाइना की तरफ से चोक कर दिया गया था। लद्दाख की सुरक्षा के लिए डेप्सांग पर नियंत्रण जरूरी है और ये भारत चाहता है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से महज 30 किलोमीटर दूर है डेप्सांग, और यहां पर प्लेन इलाका है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और इस इलाके में डिसएंगेजमेंट कैसे होगा उसको लेकर बातचीत अभी और होगी। दौलत बेग ओल्डी पर अंतिम आउटपोस्ट तक सप्लाई लाइन के लिए डेप्सांग जरूरी है। हम अपने आखिरी पोस्ट तक सप्लाई लाइन को बरकरार रख सके, उसके लिए हमें डेप्सांग की जरूरत बहुत ज्यादा है। काराकोरम पास के बेहद करीब है डेप्सांग और इस वजह से उसकी अहमियत और ज्यादा है। आपको एक बार फिर मैप पे समझाते हैं। ये दरअसल देखिए, ये है वो इलाका जहां पर अभी टेंशन था और जहां से अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये है डेप्सांग जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो इलाका है जिस पर अभी बात होनी है। डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, इन इलाकों में आगे कैसे डिसएंगेजमेंट होगा इस पर अभी भी होगी बातचीत, यानी 10वें दौर की जो बातचीत है वो, या उसके आगे हो सकता है और भी दौर की बातचीत हो। ये इस 10वें दौर के बाद पता लगेगा कि क्या जैसे डिसएंगेजमेंट पैंगोंग के आसपास के इलाके में हुआ है, क्या उसी तरह से इन इलाकों में भी होने वाला है। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, मैं सुमित के पास जाऊं और जानकारी लूं, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इलाके हैं, डेप्सांग का इलाका, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, यहाँ पर जो बातचीत है वो अब क्या 10वें दौर के बाद लग रहा है कि और लंबी भी खिंच सकती है, या इस दौर में कुछ एक दिशा निकलकर सामने आ जाएगी कि किस तरह से डिसएंगेजमेंट होगा? देखिए, 10वें राउंड की बातचीत के लिए अगर मैं आपको कहूं तो एकदम फिंगर क्रॉस वाली स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि जब पैंगोंगसो में डिसएंगेजमेंट हो रहा था तब तमाम स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि उसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमने साउथ पैंगोंगसो में कैलाश रेंज पर कब्जा किया हुआ था और चीन पर एक भारी दबाव था। लेकिन जब डेप्सांग पे, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट की बात है तो उस जगह पर अगर चीन वाकई में गंभीर है भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर, डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाएगा, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। क्योंकि अभी तक हम लोग एक अंदाजा ही लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसे हालात बने
कि अचानक ही सब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और वो तेजी से होने लगा है। तो एक्चुअल रीजन आपको 10वें राउंड में या आने वाली बातचीत में ही समझ में आएगी। जी हाँ, तो सुमित 10वें राउंड से कुछ समझ में आ जाएगा इसके बाद, जब बातचीत के बाद जो नतीजा निकलकर सामने आएगा कि क्या दरअसल होने वाला है डेप्सांग में, क्या लंबा खिंचेगा यहाँ पर भी मामला या कुछ दिशा यहाँ से निकल कर आएगी। तो ये राउंड बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल, ये राउंड अहमियत तो रखता है सुमेरा, लेकिन दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहला ये कि 8वें राउंड की जब बैठक हुई थी, जब चीन की तरफ से ये ऑफर आया था, वर्बल एश्योरेंस आया था कि हम डिसएंगेजमेंट करने के लिए शुरू है, तब भारत ने साफ तौर पर कहा था कि हमें रिटर्न में एग्रीमेंट चाहिए, रिटर्न में एश्योरेंस चाहिए, तभी हम अपनी आर्मीज को पुल बैक करेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट का पॉइंट इंडिया की तरफ से आया, ये प्रेशर भारत की तरफ से आया था, और अभी भी जब 10वें राउंड की बैठक होगी, जब कोई भी सहमति बनेगी तो वो रिटर्न एग्रीमेंट का हिस्सा होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि डेप्सांग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डीएसडीबीओ की बात करते हैं, यानी दौलत बेग ओल्डी की बात करते हैं, जहां से सियाचिन के लिए ऑल्टरनेटिव रूट बन सकता है, करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है सियाचिन डीएसडीबीओ से, तो ये रूट चीन को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ उसका जो वन रोड बेल्ट जो कॉरिडोर चल रहा है वो उसके बहुत करीब पड़ जाता है, बल्कि उसको यह भी उम्मीद है कि अगर भारत ये पूरा स्ट्रेस तैयार कर लेता है तो चीन के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि डिसएंगेजमेंट डेप्सांग को लेकर चीन बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी था हर मीटिंग में, लेकिन तो अब ये देखना होगा कि क्या हैं भारत ने जिस तरीके से ये वो इलाका है जहां पर अभी भी समय लग सकता है और पेंच फंस सकता है, क्योंकि ये चीन के लिए भी बहुत अहमियत रखता है इलाका, और चीन इस पर चाहता है कि उसका कब्जा बना रहे, और भारत के लिए भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हमारे साथ कुलकर्णी जी मौजूद हैं। कुलकर्णी जी, ये जो इलाका है इसको लेकर क्या उम्मीद है? क्या चीन उतनी, जैसे अभी हम डिसएंगेजमेंट देख रहे हैं, क्या उसी दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे या अभी यहां पर और लंबी खिंच सकती है बातचीत? सुमेरा जी, बातचीत हो सकता है लंबी खिंच जाए, बिकॉज जिस तरीके से अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पेंगांगसो, अगर उस तरीके को देखा जाए तो हो सकता है, अगर चीन जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, चीन जिसके बारे में पूरे विश्व में बहुत ही तरह की बातें की जाती है, शायद अगर चीन अपने मंशा को जाहिर करना चाहे, अच्छी मंशा को जाहिर करना चाहे, तो हॉट स्प्रिंग और गोगरा, जहां पे थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट गलवान के बाद हुआ था, पर बोथ पेट्रोल पॉइंट 15 और 17 में अगर चाहे बातचीत में, मुझे लगता है जिस तरीके से सबको मालूम है कि रिटर्न एग्रीमेंट्स है, वेरिफिकेशन है, चेकबैक होगा, और 48 घंटे के अंदर पहले डिसएंगेजमेंट के 10th कमांडर लेवल टॉक शुरू हो गए, तो मुझे लगता है। लेकिन जो डेप्सांग की बात है ये प्रीडेटेड है। ये जितनी भी हम बातचीत बार बार करते हैं, हम कहते हैं स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020। डेप्सांग जो है वो अप्रैल 2020 वाला काम नहीं है, वो तकरीबन 10-12 साल पुराना एक विवाद है जो डेप्सांग के अंदर है, जहां पे पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 है, जहां पे पेट्रोलिंग करने में बाधा डालते हैं, लेकिन वहां पर कोई ट्रुप्स नहीं है। जिस तरीके से बाकी जहाँ पे जमावट है ट्रुप्स की, चीन के डेप्सांग में ट्रुप्स की जमावट नहीं है, लेकिन बाधा डालने की जो आदत है चीन की, शायद बरकरार है, पड़ेगा, क्योंकि चीन के लिए वो OBOR के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इलाका, जैसे कि सुमित ने बताया। सुशांत सरीन जी, वन बेल्ट वन रोड, वो जो प्रोजेक्ट है चीन का, वो चीन का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है चीन के लिए। जाहिर सी बात है वो डेप्सांग में इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं, देखिए मैं उस चीज से उसको नहीं मानता, क्योंकि अगर आप नक्शा देखें प्रॉपर्ली, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान के साथ, वो उस एरिया से बहुत दूर हैं, और अगर भारत की इतनी क्षमता हो कि हम ये ब्रेक थ्रू करके उसको एंडेंजर कर सकें तो फिर क्या बात है। लेकिन शायद मेरे ख्याल ना तो हमारी मंशा है वो, और ना शायद हमारी क्षमता है वो। तो मुझे नहीं लगता कि ये सीपेक को या OBOR को इतना इम्पैक्ट पड़ता है इसका। लेकिन एक लिहाज से सियाचिन वाला जो एरिया है उस पर ये काफी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन इवन अदरवाइज ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए एक बड़ा अहम एरिया है, स्पेशली दौलत बेग ओल्डी, और तो उसको प्रोटेक्ट करना और चीन के लिए उसको
उसके ऊपर एक खतरा बना के रखना, मेरे ख्याल वो हमारे ऊपर एक दबाव बना के रखता है। तो अगर वहां पर से हम दबाव हटा सकें और उस दबाव से ही हमें पार पाना है। लेकिन गलवान में हार कबूलने के बाद चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया। प्रोपेगेंडा के लिए चीन ने तैयार किया एक फर्जी वीडियो। कई वीडियो को एडिट कर चीन ने एक वीडियो बनाया, यानी एडिटिंग बहुत ज्यादा हुई है इस वीडियो में। वीडियो में भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप लगाया है चीन ने। तो देखिए, एक तरफ डिसएंगेजमेंट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको जारी रखे हुए है। और ये जो वीडियो है वो चीन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कई वीडियोस हैं जिन्हें एडिट किया गया है। और फिर एक वीडियो बनाया है जिसमें चीन ने दरअसल दिखाने की कोशिश ये की है कि कैसे भारतीय सैनिक घुसपैठ कर रहे थे और चीनी कमांडर ने बार बार उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। भारतीय सैनिकों ने चीनी कमांडर की बात नहीं सुनी, बहस हुई, और उसी को दिखाता है ये वीडियो। चीन ने जो वीडियो जारी किया है जिसमें चीन अपना प्रोपेगेंडा जाहिर करता है। तो चीन ने जो वीडियो जारी किया है, देखिए ये दो वीडियो हैं। दरअसल चीन ने 3 मिनट 20 सेकंड का जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो चीन के झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। हम आपको इस वीडियो की तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि चीन ने कैसे एडिट और फर्जीवाड़ा कर प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार किया है। तो देखिए, हम आपको इस वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है। जाहिर सी बात है, प्रोपेगेंडा तो इस वजह से भी है कि एक तरफ आप डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो जो है वो दिन का वीडियो है, और हम आपको दोनों चीजें बता रहे हैं कि किस तरह से चीन ने इसमें कैमरे में चीन का झूठ जो है वो कैद हो गया है। ये दिन का वीडियो है, ये देखिए रात का वीडियो है। चीन ने की घुसपैठ उसका वीडियो, और भारतीय सेना ने रोका ये वीडियो, और घायल चीनी सैनिक की तस्वीर देखिए आप। इसके अलावा 15 से 16 जून 2020 को जो दृश्य था, जो तस्वीर थी, वो ये थी। और ये देखिए आमने सामने की बहस का वीडियो, और हथियारों से लैस चीनी इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऊपर की जो तस्वीरें हैं, ये चीन ने प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश की, और ये वीडियो है जो हकीकत है, जो नीचे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिन का वीडियो है, हथियारों से लैस चीनी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास हथियार नहीं थे। रात का वीडियो है जो चीन ने दिखाया है, आमने सामने की बहस होते हुए दिख रहा है, ये सही वीडियो है। लेकिन चीन ने की घुसपैठ उसका वीडियो देखिए किस तरह से ऊपर है, और 15 से 16 जून 2020 का ये वीडियो है। तो इस तरह से भारतीय सेना ने रोका, उसका वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर, और घायल चीनी सैनिक को देख सकते हैं नीचे। तो ये हम दोनों वीडियोस दिखाकर आपको बताने की कोशिश करें कि कैसे चीन ने इसे एडिट किया है और अपना जो प्रोपेगेंडा है चीन का, उसे दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो के जरिए भी, और चीन इससे बाज नहीं आता है। तो एक तरफ डिसएंगेजमेंट हो रहा है कुलकर्णी जी, लेकिन दूसरी तरफ चीन दरअसल ये जो वीडियो जारी कर रहा है, इसका मकसद क्या है? चीन में अपनी जनता को केटर करना, उनको ये बताना कि देखिए हम पीछे नहीं हटे हैं, और अभी भी भारत के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, ये क्या अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए ज्यादा है? ये सुमेरा जी देखिए, टोटल प्रोपेगेंडा है, टोटल झूठ है। 1962 की लड़ाई में भी वो बोलते हैं कि हमने काउंटर अटैक किया, हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने काउंटर अटैक। वैसे वो इस बात भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो अपने सिर्फ खड़े थे, हिंदुस्तानियों ने हम पे हमला किया। ये सब सरासर झूठ है। ये एक तरीके से माहौल पैदा करने के तरीका है कि वी आर दी विक्टिम्स, हमने वी आर नॉट परपेट्रेटर्स, वी आर विक्टिम। इस तरह की जो बातें चीन करता है, चीन को मालूम है। यही कारण है कि जब चीन के ऊपर दबाव आया अपनी आवाम के द्वारा कि हिंदुस्तान अपने सैनिकों की इस तरीके से, जिस तरीके से ऑनर किया है हिंदुस्तान ने अपने सैनिकों का, हम आपने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे सैनिक मारे गए, इतना पूरी दुनिया कह रही है, रशिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, दुनिया भर के व्हाट्सएप में आ रहा है, आप क्या करें? तो उन्होंने 5 को देकर के गैलेंट्री अवार्ड, उनके जो रेजिमेंटल कमांडर है उनको भी हीरो चाइना अवार्ड देकर के उन्होंने संवारा है। ये क्यों कर रही है चीज? दिखाने के लिए, दिखावा है। और वो भी महीनों बाद, और वो भी महीनों के बाद, वो भी इतने समय के बाद, वो भी जब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ उसके बाद चीन ने बताया कि उनके कितने सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, और उसको भी वो पूरी तरह से शायद नहीं बता रहे। लेकिन हम एक और वीडियो दिखाते हैं। एक और सवाल जो उठ रहा है, चीन के वीडियो की टाइमिंग पर भी दरअसल सवाल है। क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा वीडियो है? तो उसके सबूत भी हैं, और उसका आधार भी है ये कहने का कि चीन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन के वीडियो की टाइमिंग पर भी दरअसल सवाल हैं। देखिए, चीन के वीडियो की टाइमिंग पर सवाल इसलिए क्योंकि बातचीत से ठीक पहले चीन ने वीडियो जारी किया। रात में चीन का धोखा, हथियार लेकर आए चीनी, वो इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रात का ये वीडियो है, कैसे हथियार लेकर चीनी आए और कैसे चीनियों ने धोखा दिया।
ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, इससे दरअसल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है चीन। बातचीत से ठीक पहले इस वीडियो को जारी किया गया। भारत पर दरअसल घुसपैठ का आरोप थोपने की साजिश है ये चीन की तरफ से। अपने जवानों की पीठ थपथपाकर सेना के असंतोष को दबाने की कोशिश भी है, जिसकी हम बात कर रहे थे। अपने सैनिकों की मौत और गलवान की हार से ध्यान हटाने की कोशिश भी है, और इसी वजह से इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता है चीन। मनीष हमारे साथ लगातार मौजूद है। मनीष, चीन बातचीत से ठीक पहले, अभी बातचीत होनी है 10वें दौर की, डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ, उसके बाद चीन की तरफ से वीडियो जारी किया गया। दरअसल चीन का और क्या मकसद है सिवाय इसके कि वो अपने सैनिकों के बलिदान को नहीं सराह रहा था, उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो एक असंतोष है सेना के भीतर भी, चीन में बहुत से लोगों के भीतर भी। लेकिन भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो क्या दरअसल मकसद चीन का इस वीडियो को जारी करने का बातचीत से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो बीजिंग में हो रहा है और जिसकी जानकारी फिलहाल अभी चीन से बाहर नहीं आ रही है, और इसी वजह से चीन पहले अपने 4 सैनिकों के शहीद होने की बात करता है, यानी जो मारे गए उनके बारे में बात करता है, फिर ये वीडियो जारी करता है। और इस वीडियो का इम्पैक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। इस वीडियो के जारी होने के बाद भारत का जो दूतावास है बीजिंग में, उसको वीवो पर हजारों की संख्या में चीनी लोगों ने मैसेज किए हैं, और जिसमें गाली गलौज दिया गया है, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जो कि डोकलाम में भी नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चीन की सरकार जानबूझकर इस वीडियो के जरिए यह माहौल इकट्ठा करने की कोशिश। आप देखिए, कल चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि जो 4 सैनिक मारे गए थे उसमें एक की शादी होने वाली थी, एक की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, और कुछ ही महीने में वो पिता होने वाला था। तो एक सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश है चीन की सरकार की, इसलिए मुझे बार बार ये शक लग रहा है कि कहीं कुछ बीजिंग में चीन के हुक्मरानों के बीच गड़बड़ हो रही है, जिसको हम लोग अभी शायद नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको लेकर असंतोष को शांत करने की कोशिश है इसके जरिए। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, बीकानेर में भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। युद्धाभ्यास में आतंक के खिलाफ खास ट्रेनिंग देने पर जोर है। रेगिस्तान में चिनूक और अपाचे, साथ ही MI-17 का भी दम देखा गया है। पैरा कमांडो ने ली है डेजर्ट वॉर की ट्रेनिंग। हमारे साथ सुमित बने हुए लगातार। सुमित, रेगिस्तान में जो ये ट्रेनिंग है, इसकी क्या अहमियत है और क्या फोकस है इस ट्रेनिंग का? देखिए, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि सुमेरा, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो लिमोवा हो, चाहे वो बैका हो, पिछले साल जो हुआ, ये सभी एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। और आपको याद होगा कि जब भारत और चीन का विवाद चल रहा था, क्योंकि हम डिस्कशन भारत चीन के विवाद पे भी कर रहे थे, तब भी जो हाई एल्टीट्यूड वेदर के जो हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग थी अमेरिका की तरफ से दी गई, यहां तक कि 6 ऑसर राइफल्स जो है करीबन 1.5 लाख के करीब वो भारत में आ चुकी हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये 16 एडिशन है युद्धाभ्यास का, जो यहां पर किया जा रहा है सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दोनों सेनाएं ना सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर अपने आप को एक दूसरे को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती है, मदद कर सकती हैं, इक्विपमेंट एक्सचेंज कर सकती है, बल्कि यह भी है कि अगर दोनों देशों को कोई जॉइंटली बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, ना सिर्फ समंदर में, हमने बालाबार एक्सरसाइज की थी, लेकिन अगर जमीन पर भी कोई बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, तो उसके लिए भी दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा मजबूत हो सके, कितना क्लियर रह सके, ये एक्सरसाइज उसी का एक बड़ा स्टेप है। अमेरिका भारत के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है, और जैसा कि सुमित बता रहे हैं, ये भी कोशिश है कि ये भी एक्सरसाइज की जाए कि अगर जॉइंट ऑपरेशन कहीं करना पड़े जमीन पर, समंदर में ही नहीं, तो कैसे कोऑर्डिनेशन आपस में होगा। तो अब तो जो खौफ का मीटर है वो और ज्यादा हाई हो जाएगा पाकिस्तान में। नहीं सुमेरा, खौफ का मीटर हाई नहीं है पाकिस्तान में, और इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो रूटीन में होती रहती हैं और हर मुल्क में होती रहती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। दूसरा, पाकिस्तान में अभी मार्च स्टार्ट होगा, तो फिर 23 मार्च आएगा रिपब्लिक डे, तो उस पर भी इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है, उसकी भी प्रैक्टिस हो रही होती है। थर्ड ये कि इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत स्मूथ नहीं चल रही, और वो उसमें जाहिर है उनको अपोजिशन की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी जो है बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे, इसलिए भी वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारा मीडिया अक्सर इस तरह की बात करता रहता है कि भारत की तरफ से कोई एक्शन हो जाएगा, कोई अटैक हो जाएगा। मीडिया सिर्फ बात नहीं कर रहा है आरजू, सिर्फ मीडिया की बात तक ही सीमित नहीं है। आपकी जो एयरफोर्स है उसे स्टैंड बाय पर रखा गया है, एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है 28 तारीख तक। इसकी अहमियत होती है, ये गंभीर मामला होता है, ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ अफवाह के लिए या ऑपोजिशन से बचने के लिए आपने स्टैंड बाय पर रख दिया हो। कुलकर्णी जी, जरा प्रकाश डालिए इस पर कि अगर आप अपनी एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रख रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके पीछे आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी। सिर्फ मीडिया के कहने पर या मीडिया सिर्फ ऐसी खबरें दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना।
नहीं सुमेरा जी, कुछ हद तक जो आरजू जी कह रही है ठीक है कि पहले मैं कहूंगा जो अब एक्सरसाइज हो रहे हैं यूएस और हिंदुस्तान की फौज के बीच में, ये 16वीं युद्ध अभ्यास होते हैं और ये तरह तरह के एक्सरसाइजेस हर देशों के साथ हम करते हैं। कमांड पोस्ट एक्सरसाइज हुए, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुए, काउंटर टेररिज्म पे हुआ, पाकिस्तान भी करता है, हिंदुस्तान भी करता है। यहाँ तक तो आरजू जी का कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एयरफोर्स को बिल्कुल अलर्ट पे पाकिस्तान रख करके बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे हिंदुस्तान ने उसको इस तरीके के एक कॉर्नर करके रखा है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ चिपक करके बैठा है कि तालिबान के मिलकर के अफगानिस्तान में किसी तरीके से तालिबान को सत्ता दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान की तरफ से दिखाया जाए कि हम लोग परपेचुअली अंडर थ्रेट है और हमें परेशानी है। और यही वो रणनीति है, ये वो तमाम वजहें हैं पाकिस्तान की रणनीति की जिसकी वजह से वो इस खौफ को भी दिखाता है और कुछ खौफ है भी। जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर जाकर, वो खौफ भी है, लेकिन उसका फायदा भी उठाने की पाकिस्तान कोशिश करता है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं आप सभी मेहमानों का, लेकिन साथ साथ शुक्रिया भी। तस्वीरें दिखाते हैं, बीकानेर युद्धाभ्यास में पहली बार ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इंडो यूएस एक्सरसाइज में पहली बार ये शामिल हुआ है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 4 किलोमीटर तक जाने की क्षमता है इसमें, और पहली बार ये दिखाई दिया है इस युद्धाभ्यास में हॉर्नेट ड्रोन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।